हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो गणितीय तर्क के बारे में, यानी मैथमेटिकल का जो पार्ट है रीजनिंग लेवल पर, जिसके माध्यम से आप सूचनाओं का इंटरप्रिटेशन करते हैं। आज उन्हीं को हम लोग समझेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और इसको वन टू वन करके अगर आप लोग समझेंगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है इस चार्ट को, जो आपको टॉपिक जो पढ़ने हैं उसमें आपको परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, एवरेज आपको पढ़ना है और उसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। तो और डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर में बेसिकली तीन चीज़ें, एक जो सारणी आती है और बार चार्ट और पाई चार्ट। ठीक है, तो अगर इतना कर देते हैं तो छात्रों यहाँ होता क्या, डीआई से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं और यहाँ से कभी कभी मतलब मान के चलिए कि मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ भी आ जाते हैं। ओवरऑल मिला करके मतलब मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलने वाले। तो 50 में अगर छात्रों 6 से 7 क्वेश्चन अगर आपको इस टॉपिक से मिलने वाले हैं तो ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, और यही वो लास्ट टॉपिक है जिसके बाद हम लोग इस बैच को अंतिम रूप से समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल पार्ट है, रीजनिंग वाले पार्ट को मैंने फिनिश किया हुआ था। आप लोगों से गुजारिश की थी कि आप सभी विद्यार्थी क्या करें कि जो भी पार्ट पढ़ाए गए हैं, देखिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे 4 6 10 क्वेश्चन और उनके सबके मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके आधार पर प्रश्नों को खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस करना, ये सब आप लोगों का काम होगा। क्योंकि जितना जो प्रैक्टिस कर लेगा उतना ज़्यादा स्कोर करेगा, मतलब वो पूरे 7 में 7 हो सकते हैं। लेकिन छात्रों, अगर सपोज एक बात करिए, जैसे कई छात्र और छात्राएं हैं जो मैथमेटिक्स से दूर हो चुके हैं बिल्कुल, मतलब वो तो आगे चल कर के आप लोगों ने देखा होगा कि आपको पीएचडी करनी होती है तो वहाँ भी डेटा इंटरप्रिटेशन का यूज करना ही करना रहता है छात्रों। और जीवन में भी हमेशा परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो हम ये नहीं करें कि पूरे 7 में 7 सही हो जाए, लेकिन जहाँ 7 में आप जीरो कर देते हैं, कैसे जीरो कर देते हैं, बिल्कुल गए और गैस पर, चूंकि माइनस मार्किंग अगर अभी नहीं है तो आपने एकदम सीधा सीधा क्या किया कि ए का सी लगा दिया, 2 का बी लगा दिया, 3 का डी लगा दिया, या कोई एक बी सी पकड़ करके सी 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 लगाते चले गए या बी 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 लगाते चले गए। तो होता क्या कि ये जो 7 क्वेश्चन है उसमें से बामुश्किल 1 से 2 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना केवल काम हो जाता है। मतलब अगर आपके 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में गेस मारते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन। और कभी अगर आपने ऐसा दिमाग लगाया कि चलिए यहाँ बी लगा दीजिए, इसमें सी लगा दीजिए, इसमें तो हमारे हो सकते 3 4 सही हो जाए, तो ऐसा भी हुआ है। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा कि उनके शून्य हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जिसको लगाया वो सही ही नहीं हुआ। अगर अगर आप एक ही कॉलम को पकड़ लें, सी 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 केवल लगाते चले जाए, तो 1 से 2 क्वेश्चन, बस 1 से 2 केवल, ठीक है, सही होने की संभावना बन जाती है। लेकिन जब आप अलग अलग करके कर देते हैं तो यहाँ पर वो भी समाप्त हो जाता है। तो आपको मैंने एक, देखिए, लगे हाथ एक ट्रिक भी बता दी कि एकदम शून्य हो जाए और बिल्कुल प्रैक्टिस ना कर पाए तो आप एक ऑप्शन मैथमेटिकल का कोई एक ऑप्शन पकड़ लेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी 7 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें 2 तो सही हो गए। ठीक है, तो 7 में 2 सही हो गए। ठीक है, और अदरवाइज अगर आपने इधर उधर चेंज किया कि इसमें ये अच्छा लग रहा है तो ये लगा दें, उसमें वो अच्छा लग रहा है तो वो लगा दें, या थोड़ा बहुत हमने गुणा गणित निकाला उसके आधार पे ये आ रहा है बी लगा दें, तो या तो परफेक्ट आपको आ जाए और या तो फिर जो है आपको ना। लेकिन अगर आज आप इस जो चैप्टर है, ठीक है, गणितीय तर्क, मैथमेटिकल रीजनिंग, इस पार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, भले आपको आता वाता हो, ये इससे नहीं मतलब है, क्योंकि क्लास 8 तक तो सभी लोगों ने कहीं ना कहीं मैथ पढ़ी है। हाँ, वो बात है कि लंबे अरसे से आप लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को भी पढ़ाना रहता है, अपना भी देखना रहता है और कुछ चीज़ें आपको आती भी हैं। तो इस आधार पर अगर हमारे साथ में अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आपको मदान वाली किताब भी मैंने सजेस्ट किया हुआ था, ठीक है, जो पियर्सन वाली बुक आती है, और उसमें जो के वी वी एस मदान और अंशुबाला मदान वाली किताब को मैंने सजेस्ट किया था, तो उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, औसत से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 20 20 25 25 क्वेश्चन दिए गए। अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उसके बाद में, तो आप विश्वास मानिए गट्स के साथ में आप कम से कम यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। ठीक है, मिनिमम। जो बिल्कुल नहीं आते उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब जिनको ये है सर कि मेरे किसी तरीके से 1 2 सही हो जाए, वो 1 2 क्वेश्चन बढ़ करके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएगा। और जिनकी प्रैक्टिस है अच्छी, ठीक है, मतलब जो 3 4 क्वेश्चन सही कर रहे थे, वो 6 से 7 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही करेंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे जितने भी जिनका भी बैकग्राउंड रहा है कभी सिविल की,
या कभी मान लीजिए उन्होंने सीसैट की तैयारी की है या कोई वनडे एग्जामिनेशन हो गया, एसएससी वगैरह की तैयारी की है, तो वो इसमें पूरा सही करते हैं छात्रों, ठीक है। यही वो कारण है कि उनको एक बैकअप और बूस्टर मिल जाता है, ठीक है। तो ये बैकअप और बूस्टर मिले, कैसे मिले, क्या मिले, तो इसी के लिए हमने ये पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो पूरे प्रतिबद्धता के साथ में आप इसको समझने की कोशिश करिए और लग करके करिए। तो आज हम लोग परसेंटेज पर पहले स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो क्रम मैंने बनाया हुआ कि डीआई आपको आएगा तभी जब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज और एवरेज आपको निकालना आना होगा, ठीक है। तो जब ये सब चीजें आएंगी, अब इसके लिए क्या है कि ये सब चीजें तभी आती है छात्रों जब आपको प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये बेसिक चीज तो आपको एटलीस्ट आना ही आना चाहिए, ठीक है। बेसिक चीजें ये आपको आना चाहिए कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगभग लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं नहीं जानते उनको सबको मैं पूरी मतलब एक ग्राउंड लेवल पर लेकर के चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, और आ जाएगा, निश्चित रूप से आपको आ जाएगा। तो आज हम लोग इस पे जो बात करने चल रहे हैं वो प्रतिशतता पे बात करेंगे, ठीक है। तो प्रतिशतता यानी इसका मतलब ये हो गया कि परसेंटेज, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब जब भी हम कभी परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। किसी चीज की जैसे कोई भी अंक है, मान लीजिए किसी को 500 में से 300 अंक प्राप्त होता है, तो इस चीज को हम इस तुलना में अगर करें कि ये कितने परसेंट अंक उन्होंने किया, तो इसका मतलब हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, ठीक है। तो 100 से जब हम उस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तब वो पता चलता है कि उनको कितना अंक मिला। इसका मतलब हो गया कि अगर हम ये जो 500 है, 500 में 300 मिला है, लेकिन 100 एक ऐसा नंबर है कि 100 में हम एवरेज देखने की कोशिश करते हैं कि 100 में 60% मिल गया, 45% मिल गया। मान लीजिए किसी का 1350 नंबर का पूर्णांक है और उसमें उसने 780 नंबर गेन कर दिए, तो उनको कितने परसेंटेज मिले। परसेंटेज से ये हो जाता है कि उनको पता चल जाता है कि भाई आप 45% है या 55% है या 60% है या 65% है। इससे क्या होता है कि किसी का पूर्णांक 1350 वाला है और किसी का पूर्णांक 1150 वाला है, ठीक है। तो हमें पता कैसे चले कि ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, तो इसके लिए हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। और परसेंटेज क्या करता है, जल्दी से उसके बारे में एक्यूरेसी बता देता है कि भाई ये ज्यादा परसेंट वाले हैं। जैसे किसी का 780 नंबर मिला हुआ है और किसी को 1100 में 560 ही मिला है, लेकिन वो 1100 में 560 पाया है, वो 1350 में 780 पाया है, तो किसका परसेंटेज ज्यादा है। ये तो तभी पता चलेगा जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज क्या करता है कि उस चीज को 100 के फॉर्म में, यानी किसी वस्तु के अगर 100 बराबर भाग कर दिया जाए, भले वो कितने भाग में हो, जैसे 1350 भाग में है, ठीक है, इधर ये 1100 भाग में, लेकिन अगर हम उस वस्तु के 100 भाग कर दें तो उसमें कितने भाग उसको मिले, 65 मिले, तो इसका मतलब वो 65% पर है, ठीक है। किसी को 66 मिले तो इसका मतलब वो 66% पर है। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे क्या होता कि पूर्णांक कुछ भी रहे, प्राप्तांक कुछ भी रहे, तो हम खट से एवरेज निकाल करके वो तुरंत बता देते हैं कि भाई इनको देखो 65 मिला, इनको 64 मिला है, 50% के स्टूडेंट हैं, ये फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं, सेकंड क्लास के स्टूडेंट हैं, ये चीज हो जाता है। यानी जब जब हम किसी परसेंटेज को छात्रों अगर लिख करके आ गया 35%, तो 35% का मतलब ये हो गया कि 100 नंबर में उस व्यक्ति को 35 नंबर प्राप्त हुए, उसी को कहते हैं, ठीक है। अगर किसी ने लिखा x%, तो x% का मतलब होता है x/100, ठीक है। यानी 100 में x नंबर उसको मिला हुआ, ठीक है। ये चीज हो गया। अब सपोज करिए कि मान लीजिए एक कोई दिया गया है, कोई डेसिमल के फॉर्मेट में दिया गया, या अगर हमको परसेंटेज दिया है और उसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। सपोज करिए एक फ्रैक्शन दिया गया है 35%, ठीक है। अब 35% दिया गया है, इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो भिन्न में कैसे होगा, 35/100, ठीक है। 35/100 इसका जो है ये भिन्न में हो जाएगा। तो ये परसेंटेज में दिया गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना है। तो परसेंटेज का मतलब बटा 100, ठीक है। तो 35/100 ये हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35, 5 7 35 और 5 20 जा 100, यानी 7/20 भी लिख सकते हैं, यानी 35% को 7/20 भी लिख सकते हैं। और ये छोटा नहीं होगा क्योंकि 7 क्या है, अभाज्य संख्या होगी, अब कटेगी नहीं। तो 7/20 भी लिख सकते हैं या 35/100 भी लिख सकते हैं, ये दोनों चीजें इक्वल है, बराबर है, ठीक है। 35% को 35/100 या 7/20 कहा जा सकता है। तो परसेंटेज को आपने क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया।
कभी कभी छात्रों डेसिमल में दिए रहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए 0.6% है, ठीक है, या 0.5% है। अब मान लीजिए 0.5% है यानी आधा परसेंट है, तो इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो सेम वही प्रोसेस है कि 0.5 लिख लीजिए और उसके नीचे क्या लिखेंगे, 0.5 के नीचे 100 लिखेंगे, ठीक है। तो जब ये किसी के अंक के आगे डेसिमल लगा रहता है, तो इस डेसिमल को इधर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 10 से मल्टीप्लाई, यानी एक अंक अगर डेसिमल के बाद में एक अंक है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डेसिमल समाप्त हो जाएगा। डेसिमल के बाद 2 अंक है यानी 5 के बाद मान लीजिए 2 होता तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। मान लीजिए डेसिमल 5 to 7 है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब समझ लिए। तो भाई अब ये चीज़ तो ऐसा तो कहीं से कर नहीं सकते कि 0.5 अगर है यहाँ तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मजबूरन नीचे भी 10 से करना पड़ेगा, यानी जो आप मैटर ऊपर देंगे वो मैटर ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे भी देना पड़ेगा, क्योंकि इस डेसिमल को फिनिश करना चाहते हैं आप। तो जैसे ही इसको किया तो अब ये 5 आ गया, यानी मल्टीप्लाई हो गया, तो केवल ये डेसिमल इधर आ गया, 5 आ गया। लेकिन 100 में जब 10 से मल्टीप्लाई किया छात्रों, तो इसमें देखो 2 जीरो रहता तो एक जीरो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता और ये 1000 हो जाता है, यानी 5/1000। और इसको थोड़ा सा कट भी कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और उसके बाद में 2 जीरो बच गए, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये कट गया और उसके बाद 0 0 बचा तो 2 जीरो मैंने लगा दिया, अर्थात 1/200, 200 में से एक, ठीक है, 1/200 ये हो गया। इसी को हम 0.5% भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से परसेंटेज चेंज करना हो गया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी मैं ले लेता हूँ, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। मान लीजिए हमने कह दिया 0.75 है और ये परसेंटेज है 0.75%, इसको आगे जीरो लगा दीजिए अच्छा लगने के लिए, क्योंकि डेसिमल के बाद में कुछ है, तो 0.75% है, ठीक है। अगर इसको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या होता है कि जो भी अंक दिया गया 0.75% उसके नीचे 100 लगा दीजिए, ठीक है, परसेंटेज मतलब उसका 100वां भाग। अब 100 लगा देने तो आप यहाँ डेसिमल 75 है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी डेसिमल के बाद में 2 अंक है, तो इसका मतलब मजबूरी में आपको 2 अंकों वाला 2 जीरो वाला मल्टीप्लीकेशन यानी 100 से करना पड़ेगा। आपने 100 से कर दिया तो ये काम खत्म हो गया, ये डेसिमल इधर आ गया, यानी पूरे पूरे 75 हो गए, ठीक है, 75 तो ऊपर आ गए। लेकिन जब आप किसी अंक में ऊपर मल्टीप्लीकेशन करते हैं छात्रों, तो उतना ही अंक से नीचे भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो देखिए 100 को 100 से करेंगे तो कितने जीरो हो गए, 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे 4 जीरो अपने आप हो गए और 1, ठीक है, एक को एक से गुणा करेंगे तो 1 और ये 2 2 मिला के 4 जीरो हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो 10,000 हो गया, 1 10 100 और 1000 10,000, यानी 75/1 ये 0.75 की परसेंट की वैल्यू, यानी जो 0.75% था इस डेसिमल को जब आप फ्रैक्शन में चेंज कर दिए इतना आ गया। अब आप इसको चाहें तो इसको थोड़ा सा कट पीट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इकाई के नंबर पर 5 होता है तो 5 और 5 दूनी 10, फिर 5 15 5 20, यानी या तो यूनिट नंबर पर 1 5 आ रहा हो या तो 0 आ रहा हो, तो वो अंक कटेंगे। यहाँ पर देखो ये 5 आ रहा है, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये संख्याएं ऐसी हैं जो 5 से कट जाएंगी, तो 5 से कर दिया तो 5 15 25 75 हो जाता है, ठीक है ना, यानी 5 5 5 2 बच गया और 25 5 5 25, यानी 15 25 75 5 से कट गया और इसको 5 दूनी 10 यानी 2 हो गया और फिर 0 0 0 ये आपका आ गया, यानी 15 और इसके नीचे इतने आ गए, ठीक है, 2000। अब फिर चाहेंगे तो 5 3 जा 15, 5 से 3 कट गया और ये 5 चौक 20 और 2 जीरो बच गए, यानी फाइनली आपका 3/400, ठीक है। तो 3/400 ये आपका फ्रैक्शन बन गया, किसका, 0.75 का, तो 3/400 ये आपका बन गया। अब 3/400 का नीचे क्यों नहीं कट सकता, क्योंकि भाई छात्रों यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 जो है वो अभाज्य संख्या, किसी से कटेगी नहीं, ठीक है। तो अब आप हमें लग रहा है कि अब आप डेसिमल से फ्रैक्शन निकालना और फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना जान गए। जैसे एक परसेंटेज से फ्रैक्शन बना दें, अगर हमने लिख दिया 25%, तो 25% को अगर फ्रैक्शन बनाना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/100। देखो ये तो बहुत छोटी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये बहुत सारे विद्यार्थियों को आती हैं, तो आप इसको जो विद्यार्थी जानते हैं उसको फास्ट मोड में भी करके सुन सकते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं जानते वो लोग एक एक चीज़ें सीखें, क्योंकि अभी इसी बेस पर बड़ी चीज़ें उनको करना होगा। तो 5 5 जा 25
और 5 टू जा 10 और 5 0 0 यानी 5/20। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 एकन्नम 25 और 25 चौका 100। तो अगर आपने 5 से केवल कर दिया तो बाद में फिर भी एक 1/4 आएगा, कहते 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो फाइनली 1/4 यानी 25% का मतलब फ्रैक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो ये बात क्लियर हो गई। मतलब आप लोगों ने ये चीज़ सीख लिया छात्रों कि अगर हम परसेंटेज दिया है तो उससे फ्रैक्शन भिन्न में कैसे बदले, और अगर डेसिमल में दिया गया है तो उसको भिन्न में कैसे बदले, ये आपको आ गया। अब हम लोग जो है कोई चीज़ भिन्न में दिया गया उल्टा, कि अगर कोई चीज़ भिन्न में दी गई, फ्रैक्शन में दी गई है और उसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है तो कैसे होगा। मान लीजिए कोई भी है a/b, कोई भी अंकर है, जैसे मान लीजिए 5/20 यानी 20 नंबर का कोई प्रश्न था, उसमें 5 नंबर मिले तो कितने परसेंटेज मिले। ये बार बार आता रहता है, हमेशा आपसे पूर्णांक, तमाम छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना 1100 का पेपर दिया और उनको 350 नंबर मिल गए, ठीक है, और फिर उनसे पूछा जाता कितने परसेंट मार्क्स आपको मिले, तो वो निकाल नहीं सकती है, ठीक है। तो इसके लिए निकालने के लिए सिंपल यही होता है, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है छात्रों, जब भी कभी 100 से, तो ये 100 हमेशा याद रखिए ये ऊपर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1/3 और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये 101 में होगा, क्योंकि कोई चीज़ 100 लिखी है और चाहे 100/1 कर दो तो एक ही बात हुई ना। भाई आपने 100 लिखा और 100 के नीचे 1 लगा दिया, 1 को 100 से भाग दिया तो 100 आ गया, तो 100/1 का मतलब तो वही हो गया ना। तो इसलिए ये चीज़ याद रखिए कि जब भी मल्टीप्लाई 100 में होता तो इसका नंबर ऊपर के साथ में देखा जाता है, ये नीचे वाला तो डिवीजन पार्ट में होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप मान लीजिए 5/20 यानी a/b यानी a की वैल्यू 5 थी और b की वैल्यू 20 थी, तो 20 में इस बंदे ने 5 नंबर हासिल किए, कितने परसेंटेज में चेंज करना, तो बस डिवीजन करिए, 20 को 100 से भाग दे दीजिए, 20 पंचे 100 और इस 5 को गुणा करके बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो 5 5 जा 25, तो इसका मतलब हो गया 25% आंसर होगा। 5/20 का मतलब इस व्यक्ति ने 25% अंक हासिल किए। अब मान लीजिए किसी ने 1100 में 350 हासिल किए, तो कैसे निकालेंगे, 350/1100, ठीक है, और इंटू 100। जब 100 होता है तो मैंने बताया कि 100 हमेशा ऊपर के फॉर्मेट में है, नीचे समझ लो ब्लैंक है, खाली है, ठीक है। तो जब कोई चीज ऊपर जितने जीरो रहते हैं नीचे रहते हैं तो इनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं छात्रों, जैसे ये कट हो गया और उसके बाद ये कट हो गया, ऊपर एक जीरो था ये भी कट गया। जब कोई चीज एक बचती है तो किसी चीज को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा। इसका मतलब बचा कितना, 350/11 यानी 350 और बटे 11 हो गया 11। तो जब 350/11 हो गया 11, तो इसको 11 से डिवाइड कर लीजिए और परसेंटेज निकल जाएगा। 11 3 जा 11 तिया 33 हो गया, तो 33 हो गया, यहाँ 2 बच गया, 2 बच गया और जीरो को कैरी कर लिया तो 11 1 जा 11 हो गया और उसके बाद में 9 कैरी बच गया, ठीक है, यहाँ पर 9 बच गया। अब आप इसको ये है कि 31 तो सही सही हो गया 9/11%, तो अगर आप चाहें 31 सही 9/11% भी लिख सकते हैं, कितना परसेंट हुआ, ठीक है। या इसी को क्या करते हैं, डेसिमल में चेंज कर देते हैं। कैसे डेसिमल में, 9 बच गए लास्ट में तो आप एक डेसिमल दे दीजिए, ठीक है, डेसिमल आपने दे दिया तो यहाँ पे जीरो आ गया, जीरो आ गया तो 11 9 अगर लगे तो 11 9 99, तो यहाँ तो 90, इसका मतलब 8 बार जाएगा, तो 11 8 जा 88 हो गया और यहाँ पे 2 बच गया, 2 बच गया तो ऑटोमेटिकली एक बार आपने डेसिमल दिया है तो दोबारा जीरो अपने आप मिल जाएगा। और 51 11, क्योंकि 1 11 दूनी 22 हो जाता है, तो यहाँ पे 9 बच गया, अब इस 9 को छोड़ देंगे, ठीक है। बस अब आपके पास में 2 अंक तक आपने निकाला, 31 अब आपका आंसर आ गया 31.81%, ठीक है। तो चाहे आप फ्रैक्शन में 31 सही 9/11% लिख दें और चाहे 31.81%, ये आपका नंबर बना, यानी 35% पे पास होता है ये बच्चा फेल है। 1100 में 350 नंबर मिला है तो फेल है, क्योंकि मिनिमम 33% जरूरी होता है पास करने के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि ये आपका हो गया एक पार्ट, जिसके माध्यम से आपको कोई परसेंटेज दिया है उसको भिन्न बदलना। चलिए एक छोटा सा परसेंटेज हम देते हैं, उसको आप चेंज करके दिखाएं। सपोज करिए 3/4% है, ठीक है, 3/4 है और इस 3/4 का कितना परसेंट होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3/4 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप नीचे वाले से डिवीजन करिए, 4 से अगर भाग कर देंगे तो 4 दूनी 8 यानी 8 हो गया, 2 बच गया और 4 पंचे 20। वैसे भी 4 25 संयम 100,
तो चाहे आप बड़े लेवल पे आता है तो 4 को 25 बार ले गए, 4 25 100 हो गया, और 25 को जो कि 25 के साथ ये ऊपर बचा हुआ, ये 4 तो कट गया, ये 100 कट गया, ठीक है, 4 कट गया तो 4 करने में 4, नीचे अगर 1 है तो उसकी कोई मतलब नहीं, और 4 25 है तो, लेकिन इस 25 और 3 के बीच में मल्टी 25 दिया 75, यानी 75%, यानी अगर किसी ने 4 में 3 नंबर हासिल किए तो उसने 75% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ये कहा जाए कि 0.8 है और 0.8 है और इसमें अगर आपसे कहा जाए कि ये कितने परसेंट है, ठीक है, 0.8 ये जो है कितने परसेंट है, तो आप 0.8 को क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे छात्रों। कैसे, ये ऊपर 8 अगर कर दिया जाए, वो 8 कैसे हो जाएगा, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 0.1 है तो इसके नीचे 1 ऑटोमेटिकली मान सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली नीचे 10 से भी मल्टीप्लाई करेगा, यानी 8/10 क्या हो जाएगा, 8/10। हम 0.8 को 8/10 लिख सकते हैं, कैसे छात्रों, क्योंकि ये जब एक दशमलव है तो इसके दशमलव के बाद एक नंबर है तो 1/0, कैसे, अब आप देखिए 8/10 को अगर फिर से जब इसको भाग दे देंगे तो ये 0.8 आ जाएगा, जैसे 8/10 का मतलब 10 से भाग देना, तो चलो 10 से भाग दे, तो 10 में 8 का टेबल जाएगा नहीं, क्योंकि 10 से करना में अगर एक बार भी ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर मजबूरी है तो हम क्या करें, डेसिमल, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल दे देंगे, डेसिमल जैसे दिया तैसे 0 मिल गया, तो अब 80 में चला जाएगा, 10 8 80, तो 8 बार लेकर चले गए और यहाँ पे 80 आ गया और ये कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.8, ठीक है, तो 0.8 है तो इसको हम 8/10 लिख सकते हैं, 8/10, यानी 0.8 है तो इसको 8/10 लिख सकते हैं, और जब 8/10 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, 8/10 लिखें तो 8/10 का अगर हम 100 में चेंज करना परसेंटेज में तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये 0 कट गया, या 10 दहम 100, 10 से भाग दे दिया 100 को तो 10 आ गया, वही 10 बचा, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन का संबंध होता है, और जो नीचे रहते हैं उसके साथ में डिवीजन का संबंध होता है, 10 दहम 100, 10 बच गया, और ये 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 8 80, इस तरीके से 80 पर मतलब जो है 80%, यानी 0.8 का मतलब हो गया 80%, ठीक है। तो ये सब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब ये तो बेसिक नियम हो गया जो बार बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैंने समझा दिया, जो विद्यार्थी नए हैं उनको 1-2 बार इस चीज़ों को समझ लेंगे भाई छात्रों, फिर कर ले जाएंगे, और छोटा छोटा भाग गुणा कर करके ऐसे ऐसे करके आप भी अंदाजिएगा और आप भी देखिएगा, जैसे 0.8 हो गया तो आप 0.4 का निकाल करके देख लीजिए, ऐसे सिंपल, तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब 0.4 का मतलब ये बराबर हो जाएगा 4/10, क्योंकि डेसिमल का मान 1 और इसके बगल में एक अंक है तो 0, अब जब 4/10 हो गया तो इसका मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 10 दहम 100 10 आ गया, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 40%, ठीक है, 0.8 था 80%, 0.4 था तो 40%, ये सब धीरे धीरे करके आपको ऐसे भी आने लगेगा, लेकिन जानते रहिए, जानकारी ही बचाओ। अब हम लोग कुछ इसके रूल रेगुलेशन पर बात करने चल रहे हैं, कभी कभी जो सीधा सीधे तौर पर सवाल आते हैं, ठीक है, जैसे आ गया कि कोई खाद्य तेल है, ठीक है, 100 रुपए किलो बिक रहा था, 25% की वृद्धि हो गई, यानी 125 रुपये उसका दाम हो गया, तो एक परिवार है खाद्य तेल की जो खपत थी उसमें कितनी कमी कर दे कि उसके कुल खर्च पर मतलब जो है प्रभाव ना पड़े, भाई 1 लीटर तो खाता था वो, लेकिन अब 100 रुपये मिल जाता था, तनख्वाह बढ़ी नहीं, और आग उसकी जो है खर्चा जो है बढ़ गया, क्योंकि तेल का दाम 125 हो गया, तो कितना कम कर दे, अब उतना खाएगा अगर 1 लीटर तेल तो उसको 125 रुपये देना पड़ेगा, तो अब जब उसको कम करना है, ठीक है, कितने परसेंट की कमी कर दे कि उसके ऊपर प्रभाव ना पड़े, ठीक है, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको अब नियम जानने होंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे नियम है, तो एक सबसे पहले एक छोटा सा नियम हम लोग ये बताते हैं, ठीक है, कि किसी वस्तु की खपत में कमी कितने कर दिया जाए, जैसे किसी वस्तु कभी कहा जाता है कि इस वस्तु की इसमें इतनी वृद्धि कर दी गई, ठीक है, और उसमें कितने कमी कर दिया जाए, ठीक है, उसके खर्चे में कितनी कमी कर दिया जाए कि उसका बैलेंस बराबर रहे, उसका खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है, तो वस्तु की खपत में कमी, अगर ऐसा नियम आ जाए कोई भी कि वस्तु की खपत में कमी, ये सब यही सब आता है, खपत में कमी, तो वस्तु की खपत में कमी करने के लिए इसके क्या होता है कि मान लो किसी वस्तु की कीमत में कोई कीमत है और कीमत में R% की वृद्धि,
आर की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 3%, 4%, 10%, 5%, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें वेरिएबल के रूप में लिया है कि आर परसेंट, आर मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अगर आर परसेंट की वृद्धि हो गई, ठीक है, किसी वस्तु में आर परसेंट की वृद्धि हो गई, तो वस्तु की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्चा बराबर हो। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है छात्रों, वो आर अपान 100 प्लस आर, 100 प्लस आर इंटू 100%, इतना परसेंट आ जाएगा। यानी आर अपान 100 प्लस आर इंटू 100% की कमी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई, आर परसेंट, यानी एक ये चीज है, एक मतलब मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु थी और उसमें आर परसेंट की वृद्धि हो गई, मान लो आर को 25%, ठीक है, तो वस्तु कितने को हो गई, 125, और यूज कितना करना है, आर यानी 25 की कमी करना है, तो 125 में 25% की कमी करना है और इंटू 100 कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब परसेंटेज में निकल जाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए, उसके लिए आर बाई 100 प्लस आर इंटू 100, ये फार्मूला, वस्तु की कोई खपत में कमी वृद्धि हुई है और कितना कमी कर दिया जाए, तो आर बाई 100 प्लस आर, इतने का फार्मूला लगाएंगे, फट से आपको आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलो इसी बात पे क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं ध्यान से। वो आपके लोगों के पास में जो बुक है, उसी बुक का एक प्रैक्टिस है क्वेश्चन, उसी पे कर लेते हैं। उसमें कहा गया कि एक खाद्य तेल है, उसकी कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, खाद्य तेल में 25% की कीमत में वृद्धि हो गई। अब एक परिवार खाद्य तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, ठीक है, कि उसका खर्च पहले जितना रहे। तो 25% की वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आर का मतलब कितना हो गया 25, नीचे 100/25 मतलब 100 धन 25, तो 25 कर दो और उसके बाद में इंटू 100, ये इतना परसेंट की कमी करना पड़ेगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये पूरा जोड़ लीजिए जो काम है, इसको 25 है, नीचे 100 और 25 कर दिया, कितना आ गया 125, तो 100 हो गया। अब इसी को सॉल्व करिए, देखिए यहाँ ऊपर 100 है, नीचे 25 है, कैसे करेंगे, या ऊपर 25 है तो 25 से करना 25 और 25 पंचे 125, ऐसा भी कर सकते हैं। जिसको 25 का टेबल ना हो वो तो 5 का भी टेबल कर सकता है, भाई 5 पंचे 25, 5 लिखो और फिर यहाँ 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, 25 आया, तो 5 और 25 आ गया, फिर 5 करना 5 और फिर 5 पंचे 25। देखिए 5 से भी छोटा छोटा करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप 25 से भी कर सकते हैं, 25 से करना 25, 25 पंचे, तो ये ऊपर एक आ गया, एक का काम मतलब खत्म हो गया, उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे मल्टीप्लाई तो उतना, नीचे 5 है, ऊपर देखो 100 है। मैंने बताया था कि जब मल्टीप्लाई होता है वो ऊपर ही रहता है। 5 को 100 से कट करिए तो 5 का टेबल 5 दूनी 10 और 5 दूनी 100, यानी 5 संयम 100, यानी 5 2 जा 10 और 5 0 0 यानी 20, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक का वैल्यू वही रहता है, 20 1 जा 20, तो कितना आ गया यहाँ पर 20, कितना आ गया 20, तो 20% आ गया आपका आंसर। यानी वो 25% की अगर वृद्धि हो गई है, ठीक है, तेल में 25% की वृद्धि हो गई है, तो लोग कितने प्रतिशत कमी कर दें, जितना यूज करते थे उसमें 20% की अगर कमी कर दें, तो फिर क्या होगा, हमारे उस पर जो है कोई खपत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आसान है, चीजें आसान है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक दो क्वेश्चन और भी इसी पे करते हैं। मान लीजिए कि इसी की उल्टी स्थिति हो जाए, ठीक है, इस चीज का उल्टा हो जाए, यानी किसी वस्तु के अगर ऐसा आ जाए कि किसी वस्तु में आर प्रतिशत, ठीक है, किसी वस्तु में आर प्रतिशत की कमी आ जाए, कोई वस्तु कमी आ जाए यानी सस्ता हो जाए, ठीक है, कोई वस्तु थी मान लीजिए और वो सस्ती हो गई, ठीक है, अब 125 हो गया था, मान लीजिए 25% वृद्धि हुई थी, 100 रुपए का तेल ले रहे थे और सपोज करिए वो तेल जो है 80% मतलब जो है 80 रुपए मिलने लगा, ठीक है, 20% की कमी हो गई। तो मान लीजिए अगर कोई भी चीज है और उसमें आर प्रतिशत की कमी आ गई, तो अगर हम लोग अपना कितना और खाना पीना शुरू कर दें कि हमारा जो खर्चा है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खर्चा कम ना हो, उतने में ही हम लोग जितना परसेंटेज करते हैं। तो वस्तु की इसके लिए क्या होता है कि जो वस्तु की खपत में वृद्धि करना पड़ेगा, तो वस्तु की खपत में वृद्धि, और वस्तु की खपत में कितने वृद्धि करना पड़ेगा, तो जहां पर आर और आपने 100 प्लस आर लिखा था वही 100 माइनस आर कर देंगे, ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे और उसके बाद में फिर आपका ये हो गया कितना प्रतिशत, ठीक है। यानी
जब ऊपर वाले फार्मूले में क्या था कि R और वृद्धि हो गई थी तो 100 प्लस R, ठीक है। अब सस्ता हो गया तो R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100 बाई परसेंटेज। तो बस यही चीज है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत आसान है। अब जैसे एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है और उसमें 20% की कमी हो गई। कितने परसेंट की? 20% की कमी हो गई। तो उस वस्तु में कितना इजाफा, उसकी खपत में कितना इजाफा कर दिया जाए तो उसके बजट पर, उसके मद पर कोई प्रभाव न पड़े। तो क्या करना पड़ेगा? 20 और उसके नीचे 100 माइनस 20 और इंटू 100, कितना परसेंट आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो मैंने सॉल्व करने के लिए बताया था कि 20 तो है ही और 100 में से 20 निकलेगा तो कितना बचता? 80 और इंटू 100। सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है कि आप इसके 0 0 कट सकते हैं। देखिए ये 0 कट गया, या यहाँ से भी कट सकते थे। और 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 4 आपका आ गया। ऊपर एक ही बचा, या 20 एकम 20, 20 चौक 80, सीधा भी कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। तो 4 आ गया। अब 4 को 100 से भाग, तो 4 25 संयम 100। वैसे भी 4 दूनी 8 आया, 2 बचा और फिर 4 पंचे 20, यानी 4 25 ये 25 आ गया। तो इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि करना पड़ेगा? 25%। उनको अपना खाना पीना 25% बढ़ा देना पड़ेगा, तो फिर वो उतना ही बजट के ऊपर रहेगा। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ही आवश्यक हैं, इनको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग इसमें एक और चीज़ें हैं, उनको भी जानने की कोशिश करते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, मतलब आपके डीआई में भी पूछा जाता है। जनसंख्या को लेकर के सवाल, ठीक है, कि कोई देश की, कोई राज्य की, कोई स्थान की, कोई शहर की कोई जनसंख्या है और वहाँ पर इतनी जनसंख्या है, मतलब पॉपुलेशन P है, और उसमें मान लीजिए कि 5%, या हम उसको अभी लिख दें R% के हिसाब से वृद्धि हो रही है, ठीक। तो कभी कभी कहते हैं कि किसी देश की, किसी जगह की जनसंख्या P फॉर पॉपुलेशन इतनी है और उसमें R% के हिसाब से वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो R% के हिसाब से वृद्धि हो रही है, तो उसमें n वर्ष बाद, मतलब n में कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 100, कितने वर्ष बाद, अगर मान लीजिए इस हिसाब से वृद्धि हो रही है तो कितनी जनसंख्या हो जाएगी, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कि अगर हम एक पॉपुलेशन है P और उसमें R% के हिसाब से वृद्धि हो रही है, जिससे 5% के हिसाब से वृद्धि हो रही है, तो n वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी, ऐसा सवाल अगर पूछा जाता है तो आपको, या कभी कभी इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि एक देश की या एक राज्य की जनसंख्या P है और उसमें R% के हिसाब से वृद्धि ना होकर के क्या हो रही है, घटोतरी हो रही है, ठीक है, घटोतरी हो रही है। तो कितने वर्ष बाद, n वर्ष, n मतलब 1 2 3 4, कोई भी वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आप हमेशा देखेंगे कि एक सवाल आता ही आता है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा, तो अब कभी मान लीजिए कि अगर वृद्धि हो रही है, ठीक है, R% की वृद्धि हो रही है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे। अगर वृद्धि हो रही है तो उसके लिए जो n वर्ष बाद, n मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 बार, जितना भी वर्ष होगा उतना लिखना पड़ेगा। n वर्ष बाद, n वर्ष बाद पॉपुलेशन, n वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो n वर्ष बाद जनसंख्या ये हो जाएगा P, और ब्रैकेट में P मतलब जितनी वर्तमान में जनसंख्या, और हो जाएगा 1 प्लस R/100, ठीक है, और इंटू n, मतलब इसकी पावर जो है n हो जाएगी इतनी बार। अब n पावर है, पावर का मतलब क्या होता है, वो कुछ भी हो सकता है छात्रों, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। या कोई ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक जनसंख्या है और वर्तमान में इतनी है और लगातार 3 वर्षों से 10-10% वृद्धि होती गई, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी, ठीक है, यानी n वर्ष बाद इतनी जनसंख्या हुई है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए इसी को कि n वर्ष पूर्व कितनी जनसंख्या थी, या 3 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, वर्तमान में जनसंख्या इतनी हो चुकी है, तो अब वो n वर्ष पूर्व कैसी थी, तो इसका मतलब P ऊपर चला जाता है, इसमें Py वही है फार्मूला नीचे कि 1 प्लस R/100 और इसकी पावर n हो जाती है, ठीक है, इसकी पावर n।
यही फार्मूला लगता है। ये ऊपर वाले का फार्मूला है छात्रों इतना, और ये नीचे वाले का कि P अपान 1 प्लस R बाई 100 और इसकी पावर n, ठीक है, ये इतना लगता है। तो इन दोनों फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है कब, कि जब n वर्ष बाद कोई जनसंख्या है और वो इतने परसेंट के हिसाब से बढ़ रही है, इतने साल, n मतलब यहाँ अगर 2 साल बढ़ी तो 2 लिखना है, 3 साल बढ़ी तो 3, 4 साल बढ़ी तो 4, ठीक है। अब इसको भी लगा करके हम लोग दिखाएंगे, ठीक है आपको। और दूसरी चीज है, कभी कभी इसी का जस्ट उल्टा, कि मतलब वो कह दिया कि कोई जनसंख्या है और जिसमें घटोतरी हो रही है, 1% की, आधा परसेंट की, कुछ घटोतरी हो रही। अब घटोतरी हो रही है या कोई मशीन है, उसका अवमूल्यन हो रहा है, धीरे धीरे करके डिप्रेसेशन हो रहा है, ठीक है। अगर उसका डिप्रेसेशन हो रहा है तब उसके बाद में कितनी जनसंख्या होगी, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा पूछ लेता है, डिप्रेसेशन हो रहा है तो अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा, घटोतरी हो रही है, तो अब उसमें हो जाएगा कि n वर्ष बाद मशीन का मूल्य या जनसंख्या का मतलब भाग, ऐसा। और घटोतरी हो रही है तब ध्यान रखिए कि जब घटोतरी होगी तो जहाँ प्लस है वहीं पर क्या हो जाता है, माइनस, यानी यहाँ हो जाएगा P और उसके बाद में 1 माइनस R बाई 100, 1 माइनस R बाई 100 पावर n, ठीक है। तो n वर्ष बाद मूल्य इसका घट करके इतना हो जाएगा। और मान लीजिए किसी कोई कार खरीदी गई, ठीक है, 10 लाख रुपए में खरीदी गई थी और उसमें हर वर्ष 10% डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो अब इसका मूल्य इतना हो गया है, ठीक है। तो 3 साल पहले इसका दाम कितना था, अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि n वर्ष पूर्व, ठीक है, n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य या कोई भी चीज का मूल्य, ठीक है, मशीन का मूल्य कितना था, मशीन का मूल्य कितना था। तो जब ऐसा किया जाता तो P वही ऊपर चला जाता है। इसके फार्मूले में क्या होता है कि P ऊपर लग जाता और नीचे 1 माइनस R बाई 100, 1 माइनस R बाई 100 और इसकी पावर n रहती है, इसकी पावर n रहती है, ठीक है, क्योंकि वो कितने समय बाद होता है। तो ये चीजें होती, तो जनसंख्या के भी मामले में, मशीन के मामले में किसी अगर घट रही है तो कितना होगा और बढ़ रही है तो कितना होगा। या कभी कभी अगर जैसे 10% के हिसाब से प्रतिवर्ष बढ़ रही है, अगर कोई कह दिया जाए कि किसी देश की जनसंख्या या किसी राज्य की जनसंख्या पहले P थी, ठीक है, किसी राज्य की जनसंख्या P थी, अब उसमें इस तरीके से कहा जाए कि पहले वर्ष में R1%, फिर दूसरे वर्ष में R2% के हिसाब से बढ़ी, यानी 5%, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष R3% के हिसाब से बढ़ी, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो इसके लिए छात्रों P निकाल करके और उसमें ब्रैकेट में 1 प्लस R1 बाई 100 कर दीजिए, फिर दूसरा ब्रैकेट में 1 प्लस R2 बाई 100 कर दीजिए, ठीक है, और तीसरे में यहाँ 1 प्लस R3 बाई 100 कर दीजिए, ठीक है। इतने को सॉल्व कर देंगे तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या, जब एक ही जगह पे होता है तब तो R बाई 100 करके उसकी पावर लगा दी जाती है, जितना भी साल होता है, 1, 2, 3 साल। लेकिन जब उसका अलग अलग वैल्यू है, R1 की अलग है, R2 की अलग है, R3 की अलग, तो उसको ओपन करके 3 बार ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब इन जनसंख्या से संबंधित आप इसको लिख करके रखिएगा, ठीक है। और जनसंख्या से संबंधित जो भी सवाल हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस आप सभी लोग करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। और आपके पास में मदान वाली किताब है, वहां से प्रैक्टिस करिएगा। लेकिन इस पर कल जो है, चूंकि काफी लंबा हो गया है लेक्चर, तो आज हम लोग इसको इसी पर विराम करते हैं और कल मैं इनको समझाऊंगा। आज फार्मूला सभी लोग जितने फार्मूले मैंने बताए हैं उनको रट करके बिल्कुल रखेंगे, ठीक है, पूरा फार्मूला रट करके रखेंगे। कल इस पर डिस्कशन होगा और इस पर सम्स जो हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।